आप प्रोटेस्ट में क्यों आई, आपकी क्या डिमांड है? डिमांड तो पता नहीं सर, अभी प्रोटेस्ट में मैं अभी ज्वाइन की। जितना हमने देखा है सोशल मीडिया में जितना आप लोग अभी दिखा रहे हैं, जितना हमारे एज ग्रुप के लोगों ने दिखाया है, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। कोई एक आदमी है, एक अंकल है, हमारी एज ग्रुप के बच्चे हैं जो हंगर स्ट्राइक पे हैं। आपको उसको देख के सिंपथाइज नहीं हो रहा, आप खाना कैसे निकल पा रहे? मेरे को तो नहीं हो पाया, इसलिए मैं देखने के लिए। तो आपको ये नहीं पता कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? नहीं पता है। डिमांड है वो धर्मेंद्र प्रधान जो भी है उसको रिज़ाइन करने के लिए बोला जा रहा है। मेन चीज़ वो है, एजुकेशन सिस्टम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नीट का जो भी पेपर लीक हुआ है, उन सब चीज़ों को कई लोगों का ये भी कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, एक शख्स के इस्तीफा देने से? भैया अब आप पहली कदम अब जब तक मांग नहीं करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे? आप हमको ये बताइए पहले। आज सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई। ये डिक्टेटरशिप है कि डेमोक्रेसी है? आप ये बताइए हमको। यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। मतलब ऐसा आपको क्या लगता है? आप मेरे से बड़े हैं ना, आपकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए। यू मस्ट एनलाइटन और लेकिन लोगों का कहना है कि वो 21 दिन से आमरण अनशन पे थे। सॉरी, 21 दिन से आमरण अनशन पे थे, हाँ तो इसको उनको ले गई। क्यों ले गए आप बताइए? डेमोक्रेसी उनकी तबीयत ना खराब हो। हम तो कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि दिल्ली पुलिस ठीक ले गई। आप बताइए। आपको ये लगे दिल्ली पुलिस ठीक करे? आप सही में अंदर से बोल रहे हैं? ठीक ले गई है। मैं आपका जवाब जानना है। नहीं लगता कि वो ठीक से ले गए, हाँ। क्योंकि वो हेल्दी थे। अगर आप उनके पिछले एक दिन पहले का भी आप सुनेंगे, उनकी रिकॉर्डेड वीडियो और जो भी हेल्थ चेकअप हुए थे उसमें वो हेल्दी, उन्होंने खुद से कहा है कि वो हेल्दी। वो क्यों ज़बरदस्ती ले गए, कपड़े से ढक के ले गए हैं, गाली गलौज की गई है? ये कोई चीज़ होती है? नहीं हेल्दी तो नहीं थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था अगर 2 दिन से ज़्यादा या 3 बिक चुकी है मैं चीज़ें। आप मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, आप टेप करेंगे पीछे में वो अजीब सा गाना लगा देंगे, फिर वायरल जाएगी वीडियो। यही काम है आप लोग का। इसको सही दिखाना है ना भैया, वो सही दिखाए। नहीं मैं तो भाई हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट है, ये तो संविधान के दायरे में आते हैं। हमें और कई डिसीजन बड़े बड़े इन्हीं से होते हैं। अच्छा, तो फिर अगर हाई कोर्ट इंसान नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हमें फैसला कहाँ से मिलेगा? अगर मेरे साथ कोई क्राइम होता है या आपके साथ कोई क्राइम होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाए लास्ट में, ये अंतिम चारा होता है। अच्छा, जो जज जो CJP गई थे, सॉरी वो जज ही थे ना जिन्होंने कॉकरोच बोला था यूथ को, आई गेस। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैंने इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला था। उन्होंने इस बात का खंडन किया था। आपने क्या नाम है, आप एक चीज़ को कुरेदते रहेंगे, समझ रहे हैं? अब इतना कुरेद दिया जाएगा तो भड़केगी कि नहीं भड़केगी? हमको ये बताइए, भड़केगी? नहीं उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो खंडन किया, मैं ये बात बताऊँ, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। उन्होंने बाद में खंडन किया। इस न्यूज़ को मैंने भी लगाया था और सीधे हेडलाइन यही लगाई थी। अच्छा, सीधे हेडलाइन। हाँ, फिर बाद में आया कि दूसरे दिन उन्होंने खंडन कर दिया है, तो मैंने खंडन वाली हेडलाइन है भाई। मैं बड़े पोस्ट में बैठने के बाद खंडन करने से थोड़ा बात चली जाती है पीछे। यू हैव टू बी रिस्पांसिबल, अकाउंटेबल। राइट, मैं यही जानना चाह रहा था जो आपने सवाल किया। आप जब तक अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा रहे, अपनी 2-4 बातों बोलने होएगा, तो आप दूसरी जगह को क्या है, इतना देश कैसे संभालेंगे आप? हम ये बताइए। लेकिन सवाल मैडम वही उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के CJI कुछ कहेंगे तो उसको तो देश मानता है। हालांकि उन्होंने खंडन भी कर दिया। अब आपका कहना, ये तो सभी को उठना पड़ रहा है ना। CJI ने खुद बोल दिया, इतने बच्चे सबसे बड़ा से वोट बैंक अगर आपको लेना होगा, और उन्होंने खुद बोल दिया, तो करके बता दी जमा हुआ है ना। जब जुल्म करता है सत्ता के गलियारों से, जो तुम लोग ऐसा कर रहे हो ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, किसके वजह हुआ? यहाँ पर हम तो एक पहले से दिखा रहे हो और तुम चाहते हो कि मरे तो हमारा कंट्री का, तो हम आज़ाद हो जाए। कौन बोलता है कि मरने के लिए? जैसे भी किया एक भाना, एक ऊपर वाले की दुआ है। जो हॉस्पिटल में गया है जीता रहे, उसके भी बच्चे हैं, तुम्हारी तो तुम बच्चे थोड़ी हो, उनके भी बच्चे, उनके भी माँ बाप है। अच्छा, किसी तरह भी उसका आंसर टूटा है, उसको ताकत है, आंसर देख के लड़ा नहीं जाता, उसको ताकत आएगी तो जॉब करेगी जाएगी। पुलिस वाले तो बोलते हैं
नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठंडा रखो दिमाग, सोच के बात करो। ऐसे तो गुस्सा मार को भी इससे मेरे आए, हम तो आज 15-16 25-26 दिन हो गए। सपोर्ट करने हम सपोर्ट करने आए हैं, माहौल खराब सपोर्ट करने आए। आप ये कह रहे हो कि उनका आंग टूट गया। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, पूछेंगे पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस वाले तो गाली भी दे रहे हैं। अब बताओ गाली दोगे क्या? मैं क्यों दूंगा गाली? मैं क्यों दूंगा गाली? तरीके से बात करो ना। बोलो बोलो, आ रहा हूँ मैं आपके पास में, तरीके से बात कीजिए। अभी हमारे सर ने बोला कि मोदी जी ने कब बोला कि हमारी पब्लिक गवार है, मोदी जी ने नहीं बोला, लेकिन सो कॉल्ड पीएम के साथ जो नीचे टीम बैठती है तो न्यूजीलैंड को बोलने दीजिए, न्यूजीलैंड में सारी इंटरव्यू हुआ था, तब उन्होंने बोला कि आपके पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बोला मेजॉरिटी ऑफ इंडिया रूलर है। रूलर का मतलब होता है अनपढ़ और गवार। मिल गया जवाब। रूरल इंडिया का रूरल का मतलब अनपढ़ और गवार का होता है। मैं कौन सी डिक्शनरी में लिखा हूँ? ग्रामीण लोगों को जो आप बोलना जाता है गवार से कैसे आता है? गवार मतलब गवार का ग कैसा होता है? सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हम बता रहे हैं ना, तो जो गवार में ग आता है वो कैसे आता है? ग्रामीण से जो लोग होते हैं, जो रूरल बोलते हैं। हाँ, तो जो रूरल एरिया बोलते हैं, एक बार बताइए, खाली ग्रामीण एरिया मैं वही बता रहा हूँ, गवार वो कहाँ मैं वही बता रहा हूँ। इंडिया में दिल्ली नहीं है, बॉम्बे नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, हमारा कैपिटल कहाँ पे? ये रूरल एरिया है। संसद कहाँ से चल रहा है? रूरल एरिया है ये रूरल एरिया है। जवाब नहीं सर, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि रूरल का मतलब ऑटोमेटिकली गवार नहीं हो जाता या पिछड़ा नहीं हो जाता। अच्छा ये बताइए, आज जो घटना हुई वो सही हुई? नहीं, मेरे हिसाब से जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके हिसाब से सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए। अगर लेकिन जिस तरीके से उठाया गया वो सही था। नहीं, अगर पुलिस ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया है तो वो सही है। अगर अरे तो हाई कोर्ट एक बात बताइए, सफेद कपड़ों में लपेट कर वो गलत, जैसे कि रोड से बॉडी को उठाते, जैसे कि रेलवे ट्रैक से बॉडी को उठाते। हाईकोर्ट ने कहा बोला है कि आप यहाँ से उठा के कहीं और ले जाइए। उन्होंने बोला फोर्स फीडिंग करानी है। जो सर बात कर रहे हैं, फोर्स फीडिंग मतलब होता है, अपील कीजिए कि फोर्स फीडिंग फीडिंग। मैं एक चीज बोलना, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फोर्स फीडिंग? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो इफ the due process of law is not being followed here, there should be a PIL or a litigation. What is the exact meaning of force feeding? Divert. I haven't given this term. My brother has given this term. He will explain it more बस better. जब जवाब नहीं होता तो यही हो जाता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भाई मेरा केस हो सकते हैं, ये भाई पूनम सर का केस हो सकते हैं, भाई अभिजीत का केस हो सकता है, एक मिनट, सबका केस हो सकते हैं, पर कैसे ये भाई शिक्षा का केस हो सकते हैं? कुछ कहेंगी प्रोटेस्ट को? आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं? क्या डिमांड है आपकी? सर देखिए, स्टूडेंट की अभी यही मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में जो इतनी सारी खामियां देखने में आ रही हैं, जिसका परिणाम कई बार पेपर लीक के रूप में हमें देखने को मिलता है, ये सब बंद हो। और सबसे बड़ी बात जो सभी कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो सरकार है वो अपनी जवाबदेही समझे। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी थी कि परीक्षाएं अच्छी तरीके से कराई जाए, लेकिन लगातार हमें देखने को मिला कि सरकार के कहने के बाद कि वो एक्शन ले रही है, फिर भी बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। इसका मतलब है वो उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो इसलिए यही मांग है यहाँ पे बैठे हुए हर एक विद्यार्थी की कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। लेकिन मैंने यहाँ पर कई लोगों से बातचीत की है, जैसे आपसे बातचीत की है, वैसे अन्य लोगों से, उसमें कुछ ही लोग रहे होंगे, उन्होंने कहा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? सर देखिए, ये बिल्कुल सही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सी खामियां हैं, सिस्टमेटिक है, और किसी एक व्यक्ति से वो सुधरने वाली नहीं, एक व्यक्ति के बदलने से भी नहीं सुधरेगी। लेकिन वो व्यक्ति टॉप पर बैठे हैं, अथॉरिटी में है, और जब अथॉरिटी वाले व्यक्ति की जवाबदेही तय नहीं है, तो जो बाकी लोग हैं सिस्टम में, वो कैसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपनी जवाबदेही स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे। जब वो ऐसा करेंगे तो दूसरों को भी ये संदेश जाएगा कि अगर एक मंत्री की कुर्सी जा सकती है अपने कार्य को सही तरीके से ना करने पर, तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। तो हम वो जवाबदेही चाहते हैं सरकार से, और इसलिए हम इस्तीफा चाह रहे हैं। और सिस्टम में बदलाव आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब ये अपनी अकाउंटेबिलिटी मानेंगे। दूसरी चीज़ ये है, सोनम वांगचुक को आज सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस यहाँ से ले गई। इसको आप सही मानती हैं या गलत मानती हैं? क्योंकि उनके अनशन को आज 21वां दिन था। सर देखिए, जिस तरीके से उन्हें ले जाया गया, सबसे पहली बात कहा जा रहा है वो पुलिस वाले थे, लेकिन पुलिस का इस तरह से सिविल ड्रेस में आना, क्या
यहाँ पे उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, उनमें दूसरे लोग भी कोई शामिल हो सकते थे, कोई अराजकता तो हो सकता था, जो सोनम सर को नुकसान पहुँचाना चाह रहा हो वो उनमें शामिल हो सकता था। तो सर जिस तरीके से उन्हें ले जाया गया, सफ़ेद कपड़ा उनके चारों तरफ लगा लिया गया ताकि लोग देख ना पाए, तो ये तरीका डेमोक्रेसी में तो नहीं होता, तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर वास्तव में सरकार को चिंता है सोनम सर की स्वास्थ्य की, तो वो अपना प्रतिनिधि मंडल भेजते, इस्तीफे देने की ना देने की चली हमने मान ली, वो बाद में हो जाती बात है, लेकिन वो बातचीत के लिए कुछ तो करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सीधे एक ऐसा तरीका अपनाया जो लोकतंत्र में हमें कहीं भी सही तरीका तो हम इसे नहीं कह सकते। अब इस आंदोलन को आप कहाँ देखती हैं? सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में है, उनके हॉस्पिटल में रहने के बावजूद इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, आंदोलन ने तो अपना काम कर दिया है, क्योंकि जो यूनिटी है हमारे यूथ में वो जाग चुकी है, और यूथ की जो अपनी पढ़ाई के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर पढ़ाई उन्हें सही से नहीं मिल पा रही है, गुणवत्ता अच्छी नहीं है, वो यूथ को पता चल चुका है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ चुके हैं। सोनम सर ने हमारे अंदर को जो जागरूकता है वो चढ़ाई, उसके लिए उसका धन्यवाद, लेकिन ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी जो उन्होंने जो ये एक मुहिम शुरू की है, इसे हम इसके परिणाम तक पहुँचाएं। तो मैं इस आंदोलन को इस रूप में देखती हूँ कि आंदोलन अपने सही परिणाम की ओर जा रहा है। आज नहीं तो कल जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्हें इस्तीफा भी देना होगा, और सिस्टमेटिक तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करने होंगे। 20 जुलाई को आप आंदोलन में शामिल होंगे? जी बिल्कुल सर, वो तो हम सब उसी का इंतजार कर रहे हैं, हम सभी, क्योंकि अभी तक हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हम इस देश के विद्यार्थी हैं, शिक्षा हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा। अगर उसमें इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, हम खुद कह रहे हैं कि जो अकाउंटेबल है, जिसके हाथ में हमारा भविष्य रखा हुआ है, पूरी शिक्षा व्यवस्था जिसके हाथ में है, वो व्यक्ति सुन नहीं रहा, सरकार नहीं सुन रही, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब तो 20 जुलाई ही है हमारे पास, और हम उसमें जाएंगे। आपको पता है सोनम जी के पिताजी वो भी एक बार प्रोटेस्ट पे बैठे थे, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी ने जाकर खुद उनका अनशन तुड़वाया था, जानकारी है आपको? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए मैं तो एक ही बात कहूँगी कि अभी क्योंकि हम यूथ हैं और हमारी एज भी ज़्यादा नहीं है, हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो अनुभव कर रहे हैं, हमें इस आंदोलन का पता है, हमें सोनम सर के इस अनशन का पता है, और हमें ये ज़रूर पता है कि सरकार कितनी क्रूरता दिखा रही है। आपको लगता है कि इस आंदोलन से, सोनम सर के यहाँ आने से उनकी इमेज में भी थोड़ा बदलाव हुआ होगा? थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा? क्योंकि इससे पिछला जो सोनम सर ने जो अनशन किया था लद्दाख में, वहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर उन पर NSA लगा दिया था। सर देखिए, पहली बात तो जो NSA लगाया था, बाद में सरकार ने उनको छोड़ भी दिया, 170 दिन उन्हें जेल में रखा, और बाद में खुद ही रिहा कर देती है सरकार। तो पहली बात तो उसकी भी अगर हम बात करें तो दिखाता है कि अगर वास्तव में कोई प्रूफ नहीं था इतना मजबूत, तो 170 दिन तक आप किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के कैसे जेल में रख सकते हैं? उन 170 दिनों का जो उसकी भरपाई है वो कैसे कर पाएंगे? तो रही बात अब की सर की इमेज, तो देखिए सर तो हमेशा से अपना काम बहुत अच्छे से करके आए हैं, और उन्हें हमेशा कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो सर ने, हाँ ये बात सच है कि इस अनशन के द्वारा उन्होंने हम सभी को यूनाइट कर दिया है, तो वो अब हमारे हीरो जरूर बन चुके हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये आंदोलन जो है इसको विपक्षी दलों ने ज़्यादा धारण दी है, जैसे डिम्पल यादव का आना, अरविंद केजरीवाल का आना, संजय सिंह का आना, आज मनोज झा जी भी आए हैं, तो इस तरह से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इस आंदोलन में अधिकतर वही लोग शामिल हैं जो विपक्षी दलों के हैं। सर पहली बात तो ये, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, आप ज़रा देखिए, अगर हम सभी स्टूडेंट्स हैं और हमारा किसी दल से कोई नाता नहीं है। दूसरी बात ये कि वो जिन भी नेताओं की बात की जा रही है, वो कब आए? वो तो अनशन के लगभग 15वें दिन के बाद आने कुछ शुरू हुए ज़्यादा, बाकी तो पहले इतने लोग हमें दिख नहीं रहे थे, तो क्या अनशन पहले नहीं चल रहा था? अच्छा, एक आंदोलन से, मैंने भी कई आंदोलन देखे हैं, इन आंदोलन से एक बात भी समझ में आती है, कई आंदोलन, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ, वहाँ से उसका लाभ अरविंद केजरीवाल को मिला, इससे भी कई आंदोलन हुए, कई आंदोलन से कई नेता निकले। ऐसा आपको फील नहीं होता कि इस आंदोलन से हो सकता कोई अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहा हो? सर पहली बात तो मैं राजनीति को गलत नहीं मानती, हम राजनीति के कारण ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, लोकतंत्र राजनीति के कारण ही चलता है। तो पहली बात ये सोचना कि अगर राजनीति में भविष्य में कोई इस तरह के राजनीतिक दल या नेता उभरेंगे तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता, बशर्ते वो लोकतंत्र की इज्जत करें और लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनका सम्मान करें। कुल मिला के आपका ये कहना है कि सरकार कोई भी हो, वो स्टूडेंट का ध्यान रखे, उसमें धांधली ना हो,
परीक्षा में धांधली ना है, स्टूडेंट सुसाइड ना करें। आपका प्रोटेस्ट केवल ये है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमें किसी पार्टी से, किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने देश से मतलब है, अपने देश के लोकतंत्र से और अपने भविष्य से मतलब है। क्योंकि आप लोगों के प्रोटेस्ट का क्या मकसद है, क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट का मकसद ये है धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए। धर्मेंद्र क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है, नीट की पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो चाहिए ना, हम लोगों को फ्यूचर देखना है, मुझे जॉब लेनी है। तो धर्मेंद्र प्रधान के समर्थक हैं या उनके जो सपोर्टर हैं बीजेपी के, उनका ये कहना है कि समर्थन, मुझे रिजाइन चाहिए। मेरा सवाल सुनिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ। जो धर्मेंद्र प्रधान के समर्थक हैं या उनके सपोर्टर हैं, उनका ये कहना है, या जो बीजेपी के समर्थक, उनका ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या एजुकेशन सिस्टम में सुधार आ जाएगा? नहीं, एटलीस्ट एक पहल तो होगी ना। तो ये मानना गलत होगा कि उनके एक रिजाइन से पूरी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक रिजाइन से ऊपर बैठे सब लोग डरे। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो, उसमें अगर आप प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो मैं कल निकाल दिए जाऊँगी, तो अगर और इसी तरीके से निकलने के डर से हमारी जॉब जाने की वजह से हम लोग काम करते हैं। तो अगर वो रिजाइन देंगे तो ये संदेश पहुँचेगा कि अगर वो अच्छा काम नहीं किए तो वो सत्ता से निकाल दिए जाएंगे। इसलिए उनका रिजाइन बहुत ज़रूरी है और उनको देने से ये पूरे देश में संदेश जाएगा कि अगर हम अच्छा काम नहीं किए तो हम कल के कल निकाल दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो जिस तरह से नारेबाजी हो रही थी कि पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का भी, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? सॉरी, क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? ये प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कोई आज तक कोई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे कुछ नहीं कहा है। वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी कुछ। उन्होंने वो सारे काम कर रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, पर जहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल होता है वहाँ वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो अगर वो नहीं तो अगर वो काम ही नहीं कर रहे तो इस्तीफा उन्हें भी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम लोगों ने चुना है उन्हें, हम लोगों ने वोट किया है उन्हें काम करने के लिए। अगर उन्होंने वो काम भी नहीं कर रहे तो उन्हें इस्तीफा देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को काम चाहिए, हम लोगों को शिक्षा व्यवस्था अच्छी चाहिए, हम लोगों का फ्यूचर ब्राइट चाहिए, हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर ब्राइट चाहिए, जो कल एग्ज़ाम देंगे नीट उनकी फ्यूचर ब्राइट चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि आज जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, कल अगले साल फिर से नीट हो, फिर से पेपर लीक हो और फिर से बच्चे सुसाइड करें। पूरे देश का मानना है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश का भविष्य ही सुसाइड कर रहे हैं, तो हमारा भविष्य बनेगा कैसे, हमारा भविष्य उज्जवल कैसे होगा। सुबह का जो घटनाक्रम था उसके बारे में आपको पता है? सुबह क्या हुआ? सुबह 6:30 बजे सुबह सोनम जी को पुलिस लेकर गई। इस पर मैं उस समय आप यहाँ पर मौजूद थी? नहीं, मैं मौजूद नहीं थी, पर मैंने न्यूज़ में मैंने देखा और उसके बाद ही मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे सपोर्ट करना है सोनम जी को। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बीजेपी को हेट करने आई हूँ या कांग्रेस को हेट करने आई हूँ या क्या, नहीं, जो सच है, जो सही है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। आपका क्या कहना है? आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ बेसिकली, पर दिल्ली में रहती हूँ, एक कॉर्पोरेट इंजीनियर। जॉब करती हैं आप? यस। अच्छा, आप? सेम, मुझे रिजाइन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का। आप भी बिहार से हैं? हाँ, बिहार से। हम लोग बिहार में इस समय एनडीए की सरकार है, यानी कहीं बीजेपी की सरकार है, सम्राट चौधरी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं वहाँ पे? बहुत बुरा। आप भी बिहार से? बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं अभी। कुछ रोड बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जो है उन्होंने थोड़ा जोर बोलिए। वो भी इधर जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। उनके पहले से ही क्राइम में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रहा है। जो जंगल राज था कभी बिहार में, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और आज उन्हें सीएम के तौर पे बिहार में चुन लिया गया है, जो कि कभी भी ऐसा लग रहा है जैसे बिहार की स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। जो जंगल राज थी जब अभी सुधर रही थी और अभी जाकर सीएम ऐसे बना दिए गए जो इनका पूरा हिस्ट्री एक क्राइम से बना। आप लोगों की एजुकेशन क्या है? मैंने बीटेक किया है। आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो आप तीनों लोग बिहार से हैं। बिहार में अभी तक जो भी आपने स्टडी की होगी, जो भी आपने अध्ययन किया होगा, अभी तक मुख्यमंत्रियों में किसका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है?
बिहार को लेकर? मैंने बीटेक किया है और मुझे बिहार से बाहर आना पड़ा बीटेक करने के बाद, क्योंकि वहाँ एक भी आईटी कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। क्योंकि कौन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट? मुझे लगता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आप थोड़ा तेज बोलिए, बहुत धीमे बोलिए। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि बिहार भी तो एक भारत का हिस्सा रहा है। और आज तक कभी भी, जब से ये देश आज़ाद हुआ, आज तक कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी बिहार की तरफ नज़र उठा कर नहीं देखा कि बिहार की स्थिति क्या है। जंगल राज के समय भी कभी उन्होंने देखा नहीं, और अभी भी शिक्षा व्यवस्था सवाल ये उठता है, बिहार को जंगल राज बोला क्यों जाता है और किसके ज़माने में बोला गया, ये शब्द क्यों यूज हुआ जंगल राज? क्योंकि शिक्षा नहीं थी, मेन कारण गरीबी थी। और जिस गरीबी में जो लोग पनप रहे थे, जिस गरीबी में लालू यादव भी पनपे हैं, जिनका पूरा एक मानसिकता ही बन गया कि उन्हें बस पैसों पे जीना है। अगर उन्हें भी शिक्षा होती, उन्हें भी ढंग की बहुत पूरे। आप बताइए, बिहार को जंगल राज क्यों बोला जा रहा है, क्यों बोला गया? वहाँ पे जब हमारे लालू की सत्ता थी, उस टाइम बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे, बहुत सारे मर्डर होते थे। यहाँ पे पब्लिक सेफ नहीं थे, वो लोग 6 बजे से बाहर नहीं निकलना, मतलब निकलना उन लोगों का बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ मतलब छीन गई है, ना जॉब ना बेरोजगारी थी, मतलब वो वैकेंसी निकालते नहीं थे, एग्ज़ाम्स होते नहीं थे उस टाइम। जैसे जंगल में एक जानवर की वजह से सारे जानवर अपने घर में डूब कर बैठे रहते हैं, उसी तरह से बिहार का स्थिति हो चुका था। एक मुख्यमंत्री की वजह। अब आप किसे चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री हो? सम्राट चौधरी के आप विरोध में हैं क्योंकि क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आप ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो बिहार को, आपकी नज़र में कोई तो ऐसा नया चेहरा चाहती हूँ? क्या फिर भी कौन सा नया, कुछ तो दिमाग में होगा? सारे सिस्टम को अच्छे से कर, फिर भी कौन सारे सिस्टम आपकी, जैसे मान लीजिए अभी इसमें प्रोटेस्ट हो रहा है, कई लोगों से मैंने बात की, कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। आई वांट न्यू कैंडिडेट, नए चेहरे चाहिए मुझे। नए चेहरा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कौन सा नया चेहरा होना चाहिए पॉलिटिक्स में? और जो भी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे नया कैंडिडेट चाहिए जो जनसुराज पार्टी के संस्थापक के बारे में, इनको नॉलेज है। पढ़े लिखे के बारे में मुझे लगता है जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर काफ़ी पढ़ा लिखा है। क्या लगता है उसके बारे में? बाकी आपको पता है बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है? संविधान ही बांकीपुर जो बिहार का हिस्सा है, वहाँ पे उपचुनाव है, प्रशांत किशोर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जानकारी है? लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए? काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, आईपैक है उनकी कंपनी। मुझे लगता है इतना तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं। उनके भाषण के हिसाब से हमें उन्हें वोट देना चाहिए, क्योंकि वो वादा कर रहे हैं कि जो हमारे मजदूर हैं जो बिहार के, वो दूसरे राज्य में जाकर लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। आप कहती हूँ पढ़े लिखे की बात करी, प्रशांत किशोर कितने पढ़े लिखे, और उन्होंने अधिकतर पढ़े लिखे ही प्रत्याशियों को टिकट दी थी, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। यही तो कारण है, पढ़े लिखे लोगों के लिए सीट नहीं होती है, लोग नहीं उनको सपोर्ट करते हैं, यही तो रीज़न है। शिक्षा तो यही मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसे बदलाव होगा? जब पढ़ा लिखा प्रत्याशी खड़ा होता है तो जनता वोट नहीं देती उसे, और फिर हम प्रोटेस्ट करने। ये होनी चाहिए कि आज तक राजनीतिक में आने के लिए, पीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए कोई एजुकेशन, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट उन्हें सत्ता में बैठाया जाता है। तो संविधान में एक नया रूल ये भी लागू किया जाए, एक मिनिमम एजुकेशन वहाँ डाला जाए, एक मिनिमम डिग्री डाला जाए कि वो इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, तब जाके वो हमारा सरकार बनाए। क्योंकि एक चपरासी के नियुक्ति के लिए एजुकेशन चाहिए, तो जो हमारे पूरे भारत को नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे पूरे भारत को चला रहे हैं, हमारे पूरे भारत का एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, वो अनपढ़ हो, ऐसा पूरी तरीके से गलत है। आपको मैं एक अच्छी जानकारी दे दूं, अभी सरकार 130वां संशोधन करने जा रही है। वह संशोधन ये है कि 30 साल तक अगर कोई मुख्यमंत्री, 30 साल है या 3 साल है, थोड़ा कन्फ्यूज हूँ मैं, अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में रहता है तो वह हटा दिया जाएगा। हालत ये है कि जो भी जेल में गए हैं, हालांकि अभी जेपीसी की जो कमेटी थी उसमें सहमत नहीं बन पाई है, सहमत जल्द बनेगी, उसमें तो विपक्षी दलों के भी नेता शामिल हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?